हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी रूम। सो बच्चों, हम लोग कर रहे थे एक पेपर और हम लोग ने अभी तक पार्ट क्वेश्चन नंबर 32 का पार्ट बी का फर्स्ट पार्ट के लिए लिया था। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। फिर उसके बाद हमने आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर और एमीटर कन्वर्जन सिखा दिया था। याद है बच्चों आपको? चलिए, आज हमको क्वेश्चन नंबर 33 और 34 डिस्कस करना है। केवल दो क्वेश्चन हमारे पास। 33 के दो पार्ट, 34 नहीं है, 33 के दो पार्ट हमें डिस्कस करने हैं। आइए करते हैं 33 का फर्स्ट पार्ट। एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म इज मेड अप ऑफ द मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2। तो सबसे पहले आपके पास में एक इक्विलेटरल प्रिज्म है। इसका मतलब इसके तीनों एंगल कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के। सो एंगल ए इक्वल्स टू 60 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर दिस प्रिज्म। तो आपको मिनिमम डेविएशन निकालना है, मतलब डेल्टा एम चाहिए आपको। क्लियर? हाउ विल दिस वैल्यू अफेक्टेड व्हेन द प्रिज्म इज इमर्स्ड इन वाटर। कह रहा है कि अगर इसको वाटर में इमर्स कर दिया जाए तो बताइए कि किस तरीके से इसका एंगल ऑफ डेविएशन बदल जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो इसको सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, तो इसका फर्स्ट पार्ट का हम सोल्यूशन बनाएंगे। किस तरीके से हम इसका आंसर करेंगे? यस। तो आपके पास में सबसे पहले जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, जिसको आप म्यू बोलते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू आपको दिया गया है √2। ओके, सो म्यू की वैल्यू आपको √2 दी गई है। यस, दिस इज इक्वल्स टू √2। क्लियर? एंड ए इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का। सो 1μ2, जिसको आप सिंपली म्यू भी बोलते हैं, दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। क्लियर बेटा? ये आपके पास में फॉर्मूला होता है। अब आपको वैल्यू पुट कर देनी है म्यू की, और जो आपके पास में ए है उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो म्यू की वैल्यू तो √2 है, और ये इक्वल टू साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, बिकॉज एंगल इक्वल्स टू 60 है। सो 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइड बाई साइन 60 बाई 2, मतलब ये साइन 30 हो जाएगा। क्लियर? तो √2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा एम होल डिवाइड बाई 2 अपॉन साइन 30। बच्चों, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। क्लियर? अब ये 1/2 डिनोमिनेटर से आप इसके साथ में ले जाइए मल्टीप्लाई फॉर्म में। सो √2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। क्लियर? ए की वैल्यू यहाँ पे 60 है, नो प्रॉब्लम। साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। बेटा, ये √2 से 2 कैंसिल करेगा, √2 टाइम्स छोड़ेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो ये बच गया हमारे पास में 1/√2 इक्वल्स टू साइन ऑफ 60 प्लस मिनिमम डिवीजन डेल्टा एम बाई 2। अब बेटा देखिए, आप क्या इस 1/2 को क्या आप साइन 45 लिख सकते हैं? बिल्कुल। सो ये हो जाएगा साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। कंपेयर कर देंगे, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। सो 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 इक्वल्स टू कितना हो गया? 45। मीन्स 60 प्लस डेल्टा एम इक्वल्स टू 90। सो डेल्टा एम इक्वल्स टू 90 माइनस 60। कितना आ गया बेटा? साइन से साइन एलिमिनेट हो जाएगा ना बेटा। साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू साइन थीटा 2। अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी कहा साइन थीटा 2 इक्वल्स टू साइन थीटा 1, देन थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा 1। क्लियर? सो 90 माइनस 60 इक्वल्स टू कितने डिग्री? 30 डिग्री। ओके, सो एंगल ऑफ डेविएशन जो आएगा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल्स टू आएगा आपके पास में 30 डिग्री। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर अगर आप इसको प्रिज्म को पानी में डिप कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है। हाउ विल दिस वैल्यू विल बी इफेक्टेड व्हेन प्रिज्म इज इमर्स्ड इन वाटर। यहाँ पर आपसे डेल्टा एम की वैल्यू पूछी जा रही है कि डेल्टा एम को यदि आप जो है पानी में डिप कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। देखिए एक्चुअली, तो अपने पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात करते हैं कि
है ना, कि डेल्टा एम क्या हो जाएगा। तो देखिए अभी आपके पास में क्या है, ए म्यू जी है। क्लियर, ए म्यू जी दिस इज इक्वल्स टू म्यू जी अपॉन म्यू ए। क्लियर, ये एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब आपको पता है कि, और यदि आप वाटर में इसको डिप कर देंगे तो जो लाइट रे हो जाएगा उसके लिए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू म्यू जी, दैट इज इक्वल्स टू म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब आप देखिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम है। क्लियर, बट वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद कंपेरिजन टू एयर टू ज्यादा हो जाएगा इसका। ये सो नो, मतलब ये जो वैल्यू आएगी, ये आपके पास वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर। मतलब वाटर म्यू ग्लास जो कॉम्बिनेशन होगा, डब्ल्यू म्यू जी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वो ए म्यू जी से क्या होगा बच्चों, कम होगा। होगा कि नहीं होगा। यस, अब देखिए कि अगर आप म्यू की वैल्यू कम ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि ये चीज कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी अंदर की चीज को भी क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर। अदरवाइज हमारे पास एक और रिलेशन था, उससे भी हम आपको करके बता सकते हैं। चलिए देख लीजिए वो रिलेशन हमने जो डिराइव किया था आपके लिए। किसकी वैल्यू डिराइव करी थी, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू होल डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। क्लियर बच्चों, आपको बताया था कि फॉर थिन प्रिज्म के लिए अप्रोक्सीमेशन होता है ऑप्टिक्स में कि साइन थीटा इज नियर अबाउट टू थीटा। क्लियर, सो यहाँ पे म्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा एम बाई टू होल डिवाइड बाई ए बाई टू। टू से टू क्या हो गया, कैंसिल। सो म्यू के साथ क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा। म्यू ए इज इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा एम। सो यहाँ से डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा एम इक्वल्स टू म्यू ए माइनस ए। राइट, सो म्यू ऑफ ए माइनस ए, यहाँ पे म्यू ए माइनस ए। सो डेल्टा एम इक्वल्स टू, आप यहाँ से कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, म्यू माइनस वन। क्लियर, अब आप देखिए यहाँ पे कि अगर आप म्यू की वैल्यू, जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास में डब्ल्यू म्यू जी जो सेकेंड मीडियम आ रहा है वो लेस आ रहा है ए म्यू जी की तुलना में। यस और नो, बिकॉज डब्ल्यू म्यू जी में विद रिस्पेक्ट टू वाटर है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होता है। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे जो बनेगा म्यू जी अपॉन म्यू वाटर, उसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी। क्लियर, और म्यू जी अपॉन म्यू एयर ये एब्सोल्यूट है तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। क्लियर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली आपके पास में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर, सो अगर म्यू की वैल्यू डिक्रीज होगी तो डेल्टा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। क्लियर, सो क्लियरली यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए कि इस समय डेविएशन की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। सो आंसर बनेगा, सो डेल्टा एम विल बी डिक्रीजेस, विल डिक्रीजेस। क्लियर कि नॉट क्लियर। ओके, तो यहाँ पे डेल्टा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डन, यस। तो इस तरीके से ये डेल्टा एम की वैल्यू आपने निकाल ली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यस, देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। A ray of light is incident normally on the one face of this prism. Find the minimum angle at which the ray must be incidented on the adjacent face inside the prism so that the ray experiences total internal reflection at this face. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो एंगल बताइए कि जिसके लिए जिसके लिए ये रेस जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करें। तो बच्चों आपको थ्योरी पता होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की थ्योरी क्या होती थी। अगर ऐसा एंगल, ये सरफेस है आपके पास में, ओके, ये आपके पास में सपोज सरफेस हो गया, और अगर ये नॉर्मल है और अगर कोई रे डेंसर से रेयर मीडियम, तो ये देखिए म्यू वन है और ये म्यू टू है। ओके, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। क्लियर, तो अगर कोई रे डेंसर टू रेयर चलती थी, वो पर्टिकुलर एंगल जिस पर इंसिडेंस एंगल की वो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑन दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसको हम लोग क्या बोलते थे, क्रिटिकल एंगल। क्लियर,
और अगर क्रिटिकल एंगल के ऊपर हम इंसिडेंस एंगल बढ़ाते थे फॉर आई इज ग्रेटर देन आई सी, जैसे अब आपकी रे मान लीजिए यहाँ से धार आ रही है, सो यहाँ पर आपका इंसिडेंस एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो रेस जो होगी अनदर मीडियम में बेंड हो जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? अपोजिट दूसरे मीडियम में सेम मीडियम में लौट आएगी। क्लियर? और इस प्रोसेस को बोलते थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा करते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, उसी मीडियम में वापस लौट आएगी, है ना, रिटर्न इनटू द सेम मीडियम। सो द वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल फॉर विच क्रिटिकल एंगल आई फॉर विच रिफ्लेक्शन एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो देखिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता था यहाँ पे हम क्रिटिकल एंगल के लिए आई इक्वल्स टू आई सी, देन आर इक्वल्स टू कितने डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर? सो नाउ 1 म्यू 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, म्यू 2 बाई म्यू 1। क्लियर? अब यहाँ पर जो रेज है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रही है। क्लियर? सो क्या बनेगा, म्यू 1 अपॉन म्यू 2। देखिए म्यू 2 बाई म्यू 1 नहीं बनेगा, यहाँ पे म्यू 1 बाई म्यू 2 बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि रेस जो है 2 से 1 में जा रही है। क्लियर? सो म्यू 1 बाई म्यू 2 इज इक्वल्स टू साइन आई सी अपॉन साइन ऑफ आर। क्लियर कि नॉट क्लियर? ओके, साइन आई सी इक्वल्स टू, सो यदि इसको आप पलट लेते हैं, सो म्यू 2 बाई म्यू 1 इक्वल्स टू साइन आर अपॉन साइन आई सी हो जाएगा। क्लियर? आपको पता है कि फॉर आई इक्वल्स टू आई सी क्रिटिकल एंगल पे आर की वैल्यू कितनी हो जाती है, 90 डिग्री। सो यहाँ पे आर की वैल्यू आप 90 रख दें, सो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इक्वल्स टू साइन आर मीन्स साइन 90 अपॉन साइन आई सी। ठीक है बेटा, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। सो यहाँ पे म्यू 2 बाई म्यू 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन आई सी। क्लियर? सो बेटा यहाँ पे साइन आई सी को यदि आप ऊपर ले आए, है ना, तो साइन आई सी यदि ऊपर आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू 2 बाई म्यू 1। क्लियर कि नॉट क्लियर? और म्यू 2 अपॉन म्यू 1 को क्या लिख सकते हैं आप, साइन आई सी इक्वल्स टू 1 अपॉन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 म्यू 2। क्लियर? 1 म्यू 2 मतलब कि रियरर के रिस्पेक्ट में डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, जो नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिखते हैं 1 म्यू 2। सो ये आ गई आपके पास में इधर से साइन आई सी की वैल्यू। क्लियर? तो यहाँ से इसको कुछ ऐसा भी फॉर्मूला बच्चे याद करते हैं कि 1 म्यू 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन आई सी, ऐसे याद कर लें। अदरवाइज साइन आई सी के ऊपर ले जाएं, तो साइन ऑफ आई सी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 म्यू 2। क्लियर है? अब देखिए ये तो हमने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, बट हमको क्या चाहिए, क्वेश्चन हमको क्वेश्चन में चाहिए है कि आपको बताना है यहाँ पे कि बताइए कितना इंसिडेंस एंगल होगा कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर कर जाए। ठीक है ना, तो आपको गिवन क्या है यहाँ पे इस सोल्यूशन में, यहाँ पे गिवन है आपको इस क्वेश्चन में 1 म्यू 2 इक्वल्स टू कितना दिया है, √2। 1 म्यू 2 इक्वल्स टू कितना दिया गया है, √2। क्लियर? सो साइन आई सी, जैसा अभी आपने फॉर्मूला बताया मैंने आपको, साइन आई सी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 म्यू 2। सो गाइज साइन आई सी इक्वल्स टू 1 अपॉन द वैल्यू ऑफ 1 म्यू 2 इज इक्वल्स टू √2। क्लियर? साइन आई सी इक्वल्स टू 1 बाई √2 को लिख सकता हूं मैं साइन 45 डिग्री। क्लियर? ऑन कंपेयरिंग आई सी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री मीन्स क्रिटिकल एंगल 45 है, मतलब फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन आई सी। ओके, सो लिखेंगे, सो फॉर पी आई आर इंसिडेंस एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सो क्रिटिकल एंगल यहाँ 45 आया है, so I is greater than here 45 degree. This will be your answer. I is greater than 45 degree. Clear? So here your answer equals to greater than 45. चलिए चेक करते हैं, ये देखिए, so for total internal reflection angle of incidence is greater than 45 degree. Done? Yes. चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट बी है, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। A beam of light consisting of two wavelength 400 नैनोमीटर एंड 500 नैनोमीटर। तो बेटा इंट्रोडक्शन में ही आपको यहाँ पे दो बीम के बारे में बताया गया, ठीक है ना।
इंट्रोडक्शन में भी आपको यहाँ पे दो बीम्स के बारे में, दो लाइट बीम के बारे में बताया गया है। एक सेकेंड बच्चों। हाँ, तो दो इंट्रोडक्शन में ही आपको यहाँ पे दो बीम के बारे में बताया गया है। एक की वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर और एक की वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर। तो एक काम करिए, इसमें हम सोल्यूशन करते हैं। दिस इज सोल्यूशन नंबर 33। तो आप लिख लीजिए, लेट पहली बीम जो है लैम्डा 1, इसका वेवलेंथ आपको दिया गया है 400 नैनोमीटर। सो दिस इज इक्वल्स टू 400 नैनोमीटर। ओके, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 1 नैनोमीटर में, इक्वल्स टू 10 की पावर -9 हो जाएगा। सो 400 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। एंड सेकेंड बीम लैम्डा 2 इक्वल्स टू 500 नैनोमीटर, दैट विल बिकम 500 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। सो बेटा दो बीम हमारे पास में आ चुकी है। इज यूज टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, मतलब ये क्वेश्चन किसका है? YDSI का, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है। ओके, YDSI का क्वेश्चन है। क्लियर? अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपके पास में मेनली तीन डेरिवेशन थे। एक पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, ओके, एक पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, और एक था फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ये तो याद ही है, ठीक है ना? हाँ, अब आपको पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, बस तीन ही डेरिवेशन मेनली इसमें इंपॉर्टेंट है। यूज टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज 1.5 मिलीमीटर। ओके, तो सबसे पहले इन्होंने गिवन दे दिया स्मॉल डी, दैट इज इक्वल्स टू 1.5 mm, दो स्लिट के बीच की दूरी। क्लियर? तो ये 1.5 इंटू 10 की पावर -3 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है बच्चों? ये डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस दे दिया है, टू स्लिट दे दिया है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट इज 1.5 मीटर। मतलब बेटा स्लिट से लेकर के, ये जैसे दो स्लिट होती थी अपने पास में, उससे लेकर के स्क्रीन तक की डिस्टेंस होती थी कैपिटल डी इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर। सो कैपिटल डी हमने लिख लिया है इक्वल्स टू कितना ले लिया है? 1.5 मीटर। क्लियर बेटा? अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। ओके, अब देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। जब हमने आपको एक्सपेरिमेंट कराया था तो आपको याद होगा कि हम दो स्लिट लेते थे और यहाँ से कैपिटल डी डिस्टेंस में यहाँ पर सेंट्रल बनता था, जिसको हम y0 बोलते थे। क्लियर कि नॉट क्लियर? y0 x इक्वल टू 0 पे बनता था, सॉरी y इक्वल टू 0 पे बनता था, सेंट्रल मैक्सिमम। क्लियर? इक्वल सेंट्रल पे ब्राइट बनता था। और यहाँ पर हमारे पास में एक स्लिट ऊपर S1 और नीचे एक स्लिट S2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस होती थी स्मॉल डी। ठीक है, ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट हमने आपको करके उस समय पे दिखाया था। और दोनों स्लिट से चलने वाले सोर्सेस अलग अलग पोजीशन पे ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस करते थे। क्लियर है बच्चों? अब कह रहा है कि बताइए फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज क्या होगा। तो आपको सबसे पहले इसमें nth ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, सो डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बेटा तो nth ब्राइट फ्रिंज क्या बताया था? y इज इक्वल्स टू n टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये बेटा ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला है nth पोजीशन का। क्लियर? इसको वाई एन मैक्स भी लिखते हैं बिकॉज मैक्सिमम पे मतलब ब्राइट और मिनिमम मतलब डार्क होता है। क्लियर? तो चलिए आपको यहाँ पे n के प्लेस पे क्या पुट करना है बच्चों? 5 पुट करना है, क्योंकि फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज की आप बात कर रहे हैं। क्लियर? तो y फिफ्थ मैक्सिमम आपका जो निकलेगा दैट इज इक्वल्स टू n का मतलब 5, और आपको डिस्टेंस कितनी दी है? 500 नैनोमीटर। सो 500 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। क्लियर? ये लैम्डा हो गया। d डिस्टेंस आपको बोला गया है 1.5 मीटर, है ना? ये देखिए 1.5 मीटर हो गया है। क्लियर?
अपॉन स्मॉल डी, दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस कितना दी गई है, 1.5 इंटू 10⁻³ बिकॉज 1.5 मिलीमीटर था। क्लियर कि नॉट क्लियर? 1.5 से 1.5 कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे 5 इंटू 5 हो गया 25। ठीक है, 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25, 2 जीरो ये हो गए, और नीचे 1000 लिख सकते हो आप, 10⁻³ वेट 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 वेट, यहाँ पे 1000 ऊपर ही आ जाएगा बिकॉज माइनस है तो नीचे ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और ऊपर 10⁻⁹ मीटर। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो 3 जीरो ये और 2 जीरो ये, मतलब 5 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। क्लियर कि नॉट? सो ये कितना आ गया, अगर आप 10⁻⁻1 इसको दे देंगे तो ये बन जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर, दैट इज इक्वल्स टू 2.5 mm। तो मतलब इसका जो फिफ्थ मैक्सिमम है वो 2.5 mm पे बनेगा। क्लियर हो गया? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर, मतलब आपको थर्ड मिनिमम की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? थर्ड मिनिमम किसके लिए? 400 नैनोमीटर वेवलेंथ के लिए, है ना? वेवलेंथ दी गई है 400 नैनोमीटर। तो सबसे पहले आपको nth मिनिमम की पोजीशन चाहिए है। सो पोजीशन ऑफ अब जैसे nth डार्क ब्राइट फ्रिंज आपने देखा था, तो y इज इक्वल्स टू n लैम्डा डी अपॉन डी होता है। ऐसे ही पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, तो बेटा जो nth डार्क फ्रिंज होती है उसकी पोजीशन क्या होती है, जिसे आप वाई एन मिनिमम लिखते हो, दिस इज इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d। ठीक है ना? ये होती है इसकी वैल्यू 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d, nth ब्राइट फ्रिंज की वैल्यू। क्लियर? तो बच्चों देखिए nth मिनिमम यानी कि अर्थ nth डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला ये होता है, और आपको 400 नैनोमीटर के लिए इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है थर्ड पोजीशन के लिए, है ना? डिस्टेंस फॉर थर्ड डार्क। सो क्या बन जाएगा ये, y3 मिनिमम इक्वल्स टू 2 इंटू 3-1। बेटा 2 3 जा 6, 6-1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, लैम्डा की वैल्यू 400 एंगस्ट्रॉम मींस 400 इंटू 10⁻⁹। कैपिटल डी आपके पास में 1.5 मीटर दिया हुआ है, सो 1.5 रहने दीजिए, और नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस 1.5 मिलीमीटर, तो 2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻3। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले 1.5 से 1.5 कैंसिल हो गया, और 2 से 400 कितने बार चला गया, 200 बार। ओके, तो 5 इंटू 2 10, ऊपर हो गया 10, और नीचे के 3 जीरो और ऊपर के 2 जीरो, यानी कि टोटल 5 जीरो। 5 2 जा 10 इंटू 10⁻⁵। क्लियर? 2 जीरो एंड 3 जीरो इंटू 10⁻⁹। क्लियर हो गया? अब आप इसको सॉल्व करिए तो देखिए 5 और 1 6 और 9, तो 10⁻³ मीटर, एंड दिस इक्वल्स टू 1 mm। तो मतलब जो आपका थर्ड डार्क सॉरी फोर्थ डार्क बनेगा, सॉरी थर्ड डार्क जो बनेगा वो 1 mm की हाइट पे बनेगा। क्लियर हो गया? यस। सो इस तरीके से 1 mm की हाइट पे ये बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन फॉर द वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। इसके आंसर्स चेक कर लेते हैं। ये आंसर्स हैं। यस, देखिए सबसे पहले हमने डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, तो फॉर्मूला बेटा याद कर लो, अभी भी वक्त है। वाई एन मैक्सिमम, बेटा लिख लो इसको, है ना? हाँ, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, याद रखिएगा कैपिटल डी ऊपर रहता है, स्मॉल डी नीचे रहता है। ओके, एन मिनिमम फ्रिंज की पोजीशन के लिए, है ना, ये होता है वाई एन मिनिमम इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। क्लियर हो गया? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ वेवलेंथ आर कॉन्साइड। तो भाई साहब आपसे कह रहा है कि दोनों के लिए, कह रहा लीस्ट डिस्टेंस क्या होगी, वो कम से कम डिस्टेंस क्या होगी आपको बताना है, जिसके लिए दोनों ही फ्रिंज, लीस्ट डिस्टेंस टू सेंटर वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ वेवलेंथ आर कोइंसाइड।
ठीक है ना। सबसे छोटी डिस्टेंस क्या होगी जिसके लिए दोनों ही फ्रिंजेस जो होंगे क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। हम्म, तो देखिए दो अलग अलग वेवलेंथ के कारण दो फ्रिंजेस कोइंसाइड हो रहे हैं। एक का वेवलेंथ आपका 400 नैनोमीटर है और एक का वेवलेंथ आपके पास में 500 नैनोमीटर है, और इनके कारण, इन दो वेवलेंथ के कारण बनने वाले ब्राइट फ्रिंज आपस में क्या हो रहे हैं, मान लीजिए मिल रहे हैं। ठीक है ना, ये दोनों फ्रिंज एक ही जगह पे मिल रहे हैं। ठीक है ना। तो ऐसा कब हो सकता है भाई, ब्राइट फ्रिंज का nth फ्रिंज की पोजीशन क्या होती है, वाई एन इज इक्वल्स टू एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। क्लियर, क्लियर की नॉट क्लियर बेटा। सो वाई एन इक्वल्स टू होता है एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ओके, तो अब देखिए यहां पर आपके पास में, अब ये दोनों फ्रिंज मिल में मैच कर रहे हैं, मतलब कोई अगला होगा और कोई पिछला होगा। तो अगर कोई वाई एन है तो अगला वाई एन प्लस वन होगा, क्योंकि सेम वेवलेंथ में अलग अलग फ्रिंज तो बन नहीं सकते हैं, है ना। तो सेम जगह पे तो दोनों तभी आएंगे जब किसी का आगे वाला किसी के पीछे वाले से मैच कर जाए। सो ये क्या बनेगा, एन प्लस वन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। क्लियर, यस। तो दोनों फ्रिंज अगर मैच कर रहे हैं तो सेकेंड केस स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, वाई एन इक्वल टू वाई एन डैश, मतलब एक का ब्राइट जो है एक दूसरे के ब्राइट से अगर कोइंसाइड कर रहा है तो वाई एन इक्वल टू वाई एन डैश। ठीक है, सो वाई एन इक्वल्स टू क्या होगा, एन लैम्डा, है ना, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। मान लीजिए ये फर्स्ट वेवलेंथ के लिए है। क्लियर की नॉट क्लियर, इक्वल्स टू अपने पास में जो दूसरा बनेगा वो बनेगा वाई एन इक्वल्स टू एन प्लस वन। ठीक है ना, एन प्लस वन। सेकेंड वेवलेंथ क्या ले लीजिए, लैम्डा टू, डिस्टेंस कैपिटल डी ही है और यही है, तो डी से डी हो गया कैंसिल और ये कैपिटल डी से कैपिटल डी भी हो गया कैंसिल। क्लियर की नॉट क्लियर, ओके। सो यहाँ पे क्या बन गया, n टाइम्स ऑफ लैम्डा वन इक्वल्स टू n प्लस वन टाइम्स ऑफ लैम्डा टू। क्लियर, n टाइम्स ऑफ लैम्डा वन इक्वल टू n प्लस वन टाइम्स ऑफ लैम्डा टू। तो यहाँ पर n प्लस वन अपॉन n की वैल्यू n प्लस वन अपॉन n इक्वल्स टू हो जाएगा n प्लस वन अपॉन n इक्वल्स टू लैम्डा वन बाई लैम्डा टू। क्लियर है, एन प्लस वन अपॉन एन हो जाएगा लैम्डा वन बाई लैम्डा टू। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको पहचानना पड़ेगा कि जिसकी वेवलेंथ कम है ना, क्योंकि हाइट आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, एन लैम्डा अपॉन एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब देखिए जिसकी वेवलेंथ कम है उसको ऊपर तक पहुंचाने के लिए उसका एन ज्यादा लेना पड़ेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर, हाँ, मतलब जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी एन की पोजीशन ज्यादा होगी, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी एन की पोजीशन, उसकी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी एन की पोजीशन कम चलेगी। मेरी बात समझ में आई, जैसे 6 आपको बनाना है तो 2 इंटू थ्री, तो 2 कम है तो 3 को आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये मैं कह रहा हूं कि भाई देखो वाई एन है और दो सोर्स की दो अलग अलग वेवलेंथ की फ्रिंज है वो सेम पोजीशन पे बन रही है। क्लियर कि नॉट क्लियर, मगर कोई पिछले नंबर की है और कोई अगले नंबर की है। तो जो अगले नंबर की पोजीशन है, मतलब n प्लस वन पोजीशन की वेवलेंथ से बन रही है, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, मतलब ये कम लैम्डा लेकर के भी इसके दम पे ऊपर पहुंच जाएगा। और अगला वाला जिसका वेवलेंथ ज्यादा है वो कम n लेकर के भी ऊपर पहुंच जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिए यहाँ पे n लैम्डा वन, तो मतलब इसमें क्या है अपने पास में, इसका एन पोजीशन कम है तो इसकी वेवलेंथ अपन ज्यादा लेंगे, तो पोजीशन कम है इसकी वेवलेंथ कितनी लेंगे, 500 नैनोमीटर।
क्लियर कि नॉट क्लियर? और यहाँ पर पोजीशन ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या लेंगे, 400 नैनोमीटर। ये बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट इसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है बच्चों। नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल। अब अपने पास में 500, यहाँ पे 500 n इक्वल टू 400 n प्लस 1। क्लियर? सो 500 n इक्वल्स टू 400 n प्लस का 400 हो गया। सो 500 n माइनस 400 n इक्वल्स टू कितना आ गया, 400। क्लियर? सो यहाँ पे 100 n इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा आपके पास में, 400। क्लियर? सो n इक्वल्स टू 400 अपॉन 100, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है? तो मतलब चौथी फ्रिंज और पांचवी फ्रिंज एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी। n आपके पास में कितना आया है, 4 आया है। तो n प्लस 1 आपके पास में कितना आएगा, 5 आएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब n4 किस पे अप्लाई होगा आपका, कम वेवलेंथ के लिए। तो लैम्डा इक्वल टू कितनी, 400 नैनोमीटर पे अप्लाई होगा। क्लियर? और n प्लस वाई फिफ्थ फ्रिंज, गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे। n इक्वल टू 4 कम है तो वेवलेंथ ज्यादा लेनी पड़ेगी क्योंकि सेम पोजीशन पे रीच कर रहे हैं। सो n इक्वल्स टू 500 नैनोमीटर। और यहाँ पे n प्लस 1 5 है तो वेवलेंथ आपको कम वाली लेनी पड़ेगी, यानी 400 नैनोमीटर। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आपको बोला गया है कि इस समय पर ये बताइए कि दोनों फ्रिंजें जहां मैच कर रही हैं तो वो डिस्टेंस कम से कम क्या होगी। ठीक है ना? तो हम n इक्वल टू 4 के लिए निकाल दें, चाहे लैम्डा 500 लेकर के, चाहे n प्लस 1 इक्वल टू 5 फिफ्थ फ्रिंज के लिए निकाल दें, लैम्डा 400 लेकर के। क्लियर कि नॉट क्लियर? ओके, तो मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस फॉर फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। ठीक है बेटा? फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। तो देखिए फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, वाई फोर्थ ब्राइट, है ना? तो ब्राइट को हम क्या लिखते हैं, मैक्सिमम इक्वल्स टू क्या पढ़ा हमने, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है? तो एन की वैल्यू 4 है, बट एन आपके पास में 4 है तो वेवलेंथ क्या लगेगी, 500। 500 वाली, यस 500 नैनोमीटर मतलब 10 की पावर माइनस 9। डी आपके पास में 1.5 मीटर है और स्मॉल डी आपके पास में 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है। ये दोनों कैंसिल हो गए। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो 4 × 5 20 हो गया पहले से, और 3 और 2 5 ऊपर, तो 10 की पावर 5 ऊपर चला जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? इंटू 10 की पावर माइनस 9। तो 5 जीरो 1 जीरो 6 जीरो, और 2 इंटू 10 की पावर 6 प्लस का, और 10 की पावर माइनस 9 माइनस का, तो ये बन गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। क्लियर? आंसर आ गया 2 mm। मतलब दोनों फ्रिंज कहां पर कोइंसाइड करेंगे, 2 mm की हाइट पर। ठीक है बच्चों? अब आइए चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, सो यहाँ हमने थर्ड मिनिमम निकाल लिया था पहले ही। क्लियर? डिस्टेंस ऑफ थर्ड डार्क फ्रिंज निकाल लिया था। अब इसके बाद देखिए एन लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू एन प्लस 1 लैम्डा 1, मतलब कि दोनों फ्रिंज, एक ब्राइट फ्रिंज एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रहे हैं। तो एक कम ऑर्डर का होगा, एक ज़्यादा ऑर्डर का होगा। तो कोइंसाइड करने के लिए कम ऑर्डर वाले में वेवलेंथ हाई होगी और ज़्यादा ऑर्डर वाले में वेवलेंथ कम होगी। सॉल्व करके n की वैल्यू 4 आ गई और n इक्वल टू 4 पोजीशन पर हमारा आ गया 2 mm। क्लियर हो गया बच्चों? तो इस तरीके से हमारा पेपर होता है फिनिश।